हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने BCHET 147 का जून 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन पेपर ऑफ BCHET 147 बट इट इज ऑफ दिसंबर 2025। ओके, सो आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा और आप लोगों को समझ आया होगा। टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ वन मोर क्वेश्चन पेपर क्योंकि आपका एग्जाम इज वेरी क्लोज। तो अगेन देयर आर पार्ट ए पार्ट बी, दोनों पार्ट ए पार्ट बी दोनों आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। 25 मार्क्स का ये पार्ट ए रहेगा, जिसमें ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके कुछ क्वेश्चंस आपको जो इजी लगे आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करके दिखाए हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ इट। First question in the part A is write the reduction products of KMNO4 in। अलग अलग मीडियम में आपको KMNO4 के रिडक्शन प्रोडक्ट लिखने हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दो दो प्रोसेसेस होती हैं। आपने देखा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज आइदर, अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बट रिडक्शन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको एसिडिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में आपको रिडक्शन प्रोडक्ट्स KMNO4 के लिखने हैं। तो यू मस्ट नो दैट KMNO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड ये अलग अलग मीडियम में खुद रिड्यूस हो जाता है, राइट। रिडक्शन होता है तभी कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें KMNO4 की, सो यू मस्ट नो दैट पोटेशियम पॉजिटिव होता है ना, इस पे +1 चार्ज होता है तो हमने यहाँ +1 लिख दिया। Mn की वैलेंसी वी डोंट नो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, तो हमने यहाँ X ले लिया। आपको पता है ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होते हैं, सो 4 है तो -8 इक्वल्स टू 0। सो X विल बी इक्वल्स टू -7, 0 के उस साइड जाएगा तो +7। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैग्नीज की है इट इज +7, राइट। बट जैसे ही एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम मतलब सल्फ्यूरिक एसिड HCl, HNO3, इन सब के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो KMNO4 क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीज सल्फेट बनेगा। तो अब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, सल्फेट पे 2 नेगेटिव होता है तो मैग्नीज हियर इज इन +2 स्टेट, राइट। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैग्नीज में +2 है। सो एक और डेफिनेशन होती है रिडक्शन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी डिक्रीज हो रही है, नॉट रिडक्शन बेसिकली, बट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी डिक्रीज हो रही है, पहले हायर थी फिर कम हो रही है, तो इट इज रिडक्शन। सो यू कैन सी MnSO4 में +2 है। सिमिलरली सारे रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर KMNO4 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, KCl बनेगा। KMNO4 Ki और H2SO4 के साथ बनेगा तो फिर से मैग्नीज सल्फेट बनेगा, आयोडीन यहाँ निकलेगा क्योंकि यहाँ Ki यूज कर रहे हो। सो सारे रिएक्शंस में आप देखेंगे अगर KNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीज सल्फेट फिर से बनेगा क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी है, बट साथ में क्या बनेगा, KNO3 बनेगा। KMNO4 अगर SO2 और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीज सल्फेट फिर से बनेगा, बट H2SO4 एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा। तो यहाँ पर आप सब में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इजीली मिल जाएगी, कैलकुलेट करते बन जाएगी। यहाँ पर देखिए सल्फेट -2 होता है तो ये +2, ठीक है। देन यहाँ भी +2, यहाँ सब में ये 7 में है। सो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि ये कैसे रिएक्शन हो रही है। देन अगर हम न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम की बात करते हैं, सो इन द न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम यू कैन सी अगर KMNO4 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो MnO2 बनता है, और यहाँ पर अगेन MnO4 है तो यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एंड अगर हम यहाँ पे फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं किसकी, यहाँ MnO2 की, तो X वी डोंट नो, ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 है तो -4 इक्वल्स टू 0, सो X इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर भी देखिए +7 से +4 आ रहा है। सो अगेन यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। सारी रिएक्शंस में आप ऐसे ही निकाल सकते हैं मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्वेश्चन था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो दिस वाज अगेन एन इजी क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, why organometallic compound act as a good catalyst in chemical industry, right? And एक चीज और पूछी है, और में पूछा है what are the possible products। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, explain why transition metal organic organometallic compounds have immense variety in their structure and bonding। तो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में कितनी टाइप की वेराइटीज होती हैं और क्यों होती हैं, व्हाई दे एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। देन और में सेम एक और क्वेश्चन पूछा है, फेरोसिन के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी ये दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं और दोनों ही स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस है। तो पहले हम और वाले के ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों ही 5 मार्क्स में पूछे गए हैं। सो बिकॉज यू नो दैट ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं इनमें एस पी डी तीनों ही ऑर्बिटल्स यूटिलाइज होते हैं बॉन्डिंग के लिए, और ईच ऑर्बिटल कैन आइदर डोनेट और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। सो जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग होती है, डी ऑर्बिटल मेटल का यूटिलाइज होता है, और जैसे ही मैच होता है तो बॉन्डिंग होती है। बट अगर हम यहाँ पे सेंट्रल मेटल की बात करें, ऑर्गेनो मेटालिक, ऑर्गेनो मतलब कार्बन होगा और मेटालिक मतलब मेटल होगी, तो मेटल और कार्बन की जब डायरेक्ट बॉन्ड आपको कहीं दिखे तो वो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें सेंट्रल मेटल एटम की जो टेंडेंसी है, ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत स्टेबल होता है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में। सो ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन द बॉन्डिंग एंड एबिलिटी टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। अगर आपको पता है लीगेंड मेटल को देता है तो सिग्मा बॉन्ड बनती है, और अगर मेटल देता है लीगेंड को तो पाई बॉन्ड बनती है, बैक बॉन्डिंग कहते हैं जिसको। तो ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी इन द बॉन्डिंग एंड द एबिलिटी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज एनी सब्सटेंस दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, बिकॉज कैटलिस्ट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। सो अगर आप यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल का छोटा सा मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर डायग्राम रखा है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग्स को एक्सप्लेन किया गया है जो जो पॉसिबल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ, और कुछ कुछ पर्पल कलर में भी आपको दिखेंगे और कुछ आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। मेन ग्रुप में एस एंड पी ब्लॉक आता है। तो इट शुड बी नोटेड दैट देयर इज नो क्लैरिटी रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्डिंग इन द एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं यहाँ पे कोवलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, यहाँ से पी ब्लॉक आता है, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है आपका, है ना। तो ये देखिए ये जो है ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आयोनिक में क्या होता है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके स्टेबल हो जाते हैं, ये दो को ट्रांसफर करके स्टेबल हो जाते हैं। ये आते हैं मेन ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ज्यादातर ये वॉलेटाइल होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखेंगे कि आयोनिक सिग्मा डोनर लिगेंड्स भी होते हैं, एनाइनिक एंड कैटाइनिक बेसिकली बहुत कम होते हैं, कैटाइनिक तो वैसे भी नहीं होते हैं, न्यूट्रल पाई डोनर भी ऑल्सो देयर आर, राइट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ये इमेंस वेराइटी ऑफ बेसिकली आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में इतनी क्यों दिखती है, तो ये हमने क्वेश्चन देखा। दूसरा, ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट thus help in reducing fuel use in chemical processes and thereby petroleum reserves जो हमारी अर्थ के खत्म होते जा रहे हैं उनको ये सेव कर लेता है, कंजर्व कर लेता है। नेक्स्ट आप देखेंगे फेरोसिन। तो फेरोसिन का जो फॉर्मूला है ये आपको ये जो है ये हेप्टिसिटी दिखाता है, ठीक है। तो ये साइक्लोपेंटाडाइनल लिगेंड है C5H5, ओके, एंड ईटा 5 मतलब ये 5 हेप्टिसिटी है इसकी, 5 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। तो फेरोसिन एक सैंडविच कंपाउंड है। आप जैसे हम सैंडविच खाते हैं तो वैसे ही आप देखो एक रिंग दूसरे रिंग के ऊपर रखी हुई है, तो अगर दोनों ही रिंग सेम है, जैसे ऐसे रखी हुई है, दोनों ओवरलैप कर रही है ना, तो ये आपका इक्लिप्स्ड है। बट अगर ये एक ऐसी है एक ऐसी है तो ये एक स्टैगर्ड है, ठीक है। तो ये एक सैंडविच कंपाउंड है, ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ है, राइट। एंड इट इज हाईली स्टेबल बट ऑरेंज क्रिस्टल, बहुत अच्छे ऑरेंज क्रिस्टल्स होते हैं इसके, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा 174 केल्विन पे मिलेगा। एंड सॉलिड स्टेट पे लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। रिंग्स जो होती हैं स्टैगर्ड होती है, तो लो टेम्परेचर पे स्टैगर्ड होता है
और थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो ये इक्लिप्स में ट्रांसफर होने लगता है। क्योंकि रोटेशनल बैरियर बहुत स्मॉल होता है, इसलिए देयर इज फ्री रोटेशन ऑफ द रिंग्स। देन एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर दैट इज 110, 100 अगर 10 केल्विन पे पहुंच जाता है तो रिंग्स क्या हो जाती है, इक्लिप्स हो जाती है, राइट। सो नॉट एट द हायर टेम्परेचर, at very lower temperature. Then cyclopentadienyl rings are ordered किसमें, eclipsed। जैसे मैंने आपको बोला सेम है अगर तो ये eclipsed, बट अगर एक रिंग ऐसी है एक ऐसी है तो ये आपका staggered आ जाएगा, राइट। और cyclopentadienyl you know that it is an aromatic what ring और compound। so ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। देन अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि all nickel carbon bond lengths in nickel tetracarbonyl are identical, but FeC आयरन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है यहाँ पर इन इन FeCO5 are not identical. Explain this statement with respect to वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, और इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं। तो ये क्वेश्चन है कि देखिए निकल टेट्राकार्बोनिल NiCO4 का जो शेप है क्या है, टेट्राहेड्रल है। शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर भी लेते हैं, शेप में हम लोन पेयर नहीं कंसीडर करते। तो आप देखेंगे कि जो निकल टेट्राकार्बोनिल है इसमें लीनियर बॉन्ड्स हैं। NiC और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है लीनियर बॉन्ड है, और इसकी जो निकल और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर इट इज इक्वल टू 150 पिकोमीटर्स, और कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है वो है 115 पिकोमीटर्स, स्लाइटली लॉन्गर देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि होती है 112.8 पिकोमीटर। अब अगर टेट्राहेड्रल शेप है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड जो है ये डायमैग्नेटिक है। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो आपको ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक मिलेगा। मींस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, है ना, लास्ट में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक है। तो आप यहाँ पर देखिए ओवरलैपिंग दिखाई है निकिल और CO की। अब यहाँ पर ये निकिल का ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एम्प्टी है। देन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, और इसका फिल्ड ऑर्बिटल है। अगर ये फिल्ड है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इसको देता है तो ये सिग्मा बनाएगा, और अगर निकिल इसको देता है तो ये पाई बनाएगा। तो आप यहाँ देखिए सिग्मा बन रही है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ने यहाँ पर लोन पेयर डोनेट किए हैं। तो ये इस तरीके से बॉन्डिंग हुई। अब जो नेगेटिव चार्ज है किस पे, निकिल पे, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है, which forms as a result of accumulation of electron density of sigma bond formation किसने, कार्बन मोनोऑक्साइड ने किया। यही होती है आपकी क्या, by the formation of back bonding by overlap of a filled orbital of nickel with the vacant pi molecular orbital of carbon monoxide as this। यहाँ पर दिखाया है बैक बॉन्डिंग। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये निकिल है, निकिल के ये डी ऑर्बिटल्स हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑर्बिटल्स दिखाए हैं जो कि वेकेंट है। अब निकिल इज फिल्ड, अगर ये इसको देगा तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगी, एंड दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग, बिकॉज यू नो दैट मेटल हैज ऑलवेज द पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कभी भी नहीं बनाएगा बॉन्डिंग, कभी भी नहीं करेगा। बट इफ इट इज फॉर्मिंग इट मीन्स देयर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन निकिल एम्प्टी ऑर्बिटल। अब इसीलिए टेट्राहेड्रल शेप है, चारों बॉन्ड्स बराबर है। अब अगर हम बात करें FeCO5 की, पेंटाकार्बोनिल आयरन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे TBP ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप है। यहाँ पर 3.7 फिगर में देखिए, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स हैं ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं, और ये जो बॉन्ड्स हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। हमें किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है, हमें पता चलता है एक्सरे डिफ्रैक्शन से। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग दिखेंगी बॉन्ड्स, इसलिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये आपको दिखेगा कि इसमें बॉन्ड लेंथ अलग है, एक्सियल इक्वेटोरियल है। बट ऐसा निकल टेट्राकार्बोनिल में नहीं है। ओके, देन यू कैन सी आयरन इज 26, so इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s2 3d6 है। तो हमने 3d6 में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, देन द लास्ट इलेक्ट्रॉन केम हियर। 4s में दो हैं। अगर हम 5 कार्बोनिल को एक्यूमुलेट करना है तो हमें 5 ऑर्बिटल्स जो हैं खाली चाहिए, है ना। तो क्या होगा, कार्बोनिल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे काम करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, and the 5 carbonyl will be accumulated here, and the hybridization will be DsP3। Okay, so this is the structure, and I hope आपको इक्वेशन समझ आया।
अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट हाउ विल यू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। आपको एग्जांपल देना है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एलिमेंट्स बेसिकली 4 टाइप से क्लासिफाइड है। इसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत डिटेल में, हर एक एलिमेंट का फंक्शन आप लिख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर हिंट दी है कि आपको पहले इतना क्लासिफाई करना है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स। ये हमने 11th-12th में भी पढ़े हुए हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स, दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी में अगर चल रही है तो ये एलिमेंट्स हमें चाहिए। व्हाट एलिमेंट्स? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम एंड सल्फर। इफ वी टॉक अबाउट ट्रेस एलिमेंट्स, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, तो ये एसेंशियल तो है बट ट्रेस अमाउंट में है, मींस लेसर अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे? यहाँ आएंगे आपके आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, मोलिब्डेनम। ठीक है। देन नॉन एसेंशियल इज द थर्ड कैटेगरी। नॉन एसेंशियल मतलब क्योंकि ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बायोसिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए हमें इनकी जरूरत नहीं है। राइट? सो इन देयर एब्सेंस अदर एलिमेंट्स इनका पर्पस सर्व कर सकते हैं। ओके। एल्यूमिनियम, बेरियम, टिन एंड स्ट्रोंशियम। देन टॉक्सिक इज द लास्ट कैटेगरी, एज द नेम इज सजेस्टिंग। आपको पता है, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, टॉक्सिक मतलब दे डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे आपने पढ़ा है मिनीमाटा डिजीज, इटाई इटाई डिजीज, राइट? व्हाट आर दीज? ऑल दीज डिजीजेस आर कॉज्ड बाय हेवी मेटल्स। हेवी मेटल्स जैसे जहां पर केमिकल इंडस्ट्रीज का थोड़ा बहुत काम, थोड़ा नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये सब का काम चलता है, तो आप देखेंगे मरकरी, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सब बहुत हेवी मेटल्स हैं एंड टॉक्सिक हैं। राइट? नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आई होप आप लोगों को वीडियोस मेरे हेल्प करते होंगे। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोस। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप। What purpose does magnesium serve in the process of photosynthesis? Give the net reaction of the photosynthesis. तो क्या है मैग्नीशियम का पर्पस फोटोसिंथेसिस में? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस लाइट के प्रेजेंस में कोई ना कोई कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहा है। अब वो जो कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहा है, डेट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ। तो फोटोसिंथेसिस एक सीरीज है किसकी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। कहाँ होती है ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन लीव्स, राइट? विथ ओवरऑल कन्वर्जन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CH2OX। और डाइऑक्सीजन रिलीज होती है आपकी, यहाँ पर ये ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके। सो आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। अब ऑक्सीजन जो आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है, इट इज कमिंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यही ऑक्सीजन जो है ह्यूमन लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, बहुत सारे प्लांट्स और भी रेस्पिरेशन के लिए लेते हैं। सो ये जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक है, मतलब हीट यहाँ कंज्यूम होती है। कितनी? अबाउट 470 किलो जूल्स पर मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये जो रिएक्शन है सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जिसमें जो वेवलेंथ होती है रेडिएशन की, दैट इज 600 to 700। यू मस्ट नो दैट ये विजिबल रेंज है ना? So a part of series of reaction may proceed in dark as well. So dark और लाइट रिएक्शन, दो रिएक्शन होती है। इसका मतलब ये नहीं है डार्क रिएक्शन है तो डार्क में हो रही है, नो, राइट? यहाँ ग्लूकोज और स्टार्च की सिंथेसिस होती है। Then plants absorb the light with the help of chlorophylls, which are magnesium porphyrin rings. तो जो porphyrin ring है आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए नाइट्रोजन है, सेंटर पे मैग्नीशियम है, और 5 मेंबर्ड आपकी ये रिंग जुड़ी हुई है यहाँ पर। अदर वेरिएंट्स ऑफ क्लोरोफिल आर आल्सो नोन, जिसमें आप जो अलग अलग एल्गीज में प्रेजेंट होता है, और साइड चेन बस डिफरेंट होती है। जैसे ये जो रेड कलर से बना है, ये चेन चेंज होती जाएगी तो आपके अलग अलग क्लोरोफिल्स मिलते जाएंगे। जैसे ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी है, ठीक है, क्लोरोफिल सी भी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स
जो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं दैट इज एब्जॉर्ब्ड अराउंड 700 नैनोमीटर एंड दे ट्रांसमिट द एनर्जी टू अदर स्पीशीज, जिससे एक रिएक्शन सीक्वेंस बनता है। ठीक है, और ये एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है पॉलीइन स्ट्रक्चर की वजह से। पॉलीइन मतलब आप देखिए यहाँ पर कितना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल, इतना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। इसीलिए ये जो क्लोरोफिल्स में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन पॉरफायरिन सिस्टम प्रेजेंट है, ये क्लोरोफिल प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स ये जो प्रेजेंट है, इसी को हम कहते हैं क्या? एंटीना, राइट, ऑल्सो नोन एज LHC, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर्स, जो कि फोटोन एनर्जी को पास करते हैं थ्रू द एक्साइटेशन, राइट, और विद इन पिको सेकेंड्स, बहुत जल्दी ये प्रोसेस होती है। देन अगर हम बात करें तो LHC में, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर्स में, दो फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर पे काम करता है और जो 2 होता है वो 680 नैनोमीटर पे काम करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को। एंड फोटो सिस्टम 2 में आप सीक्वेंस देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। 680 से सबसे पहले जाते हैं फियोफाइटिन में, फियोफाइटिन के बाद जाते हैं ये इंटरमीडिएटरी कॉम्प्लेक्सेस में, जैसे साइटोक्रोम B3, देन PQ प्लास्टोक्यूनॉन, रिस्की प्रोटीन आयरन सल्फर, देन साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन। ये इन सारी प्रोसेसेस के बाद ये जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन PS1 से होता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड फ्रॉम द फोटोसिस्टम 2 फर्दर एक्साइट होता है 700 के बाद के थ्रू, और ये जाता है किस लिए? रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वाया 3 सिस्टम्स। एक आयरन सल्फर सेंटर होगा, फेरिडॉक्सिन होगा, देन NADPH होगा। तो NADP से NADPH बनता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो से ADP से ATP तो बनती ही है, बट जब ये फोटो सिस्टम 1 की बात करते हैं तो आपका क्या बनता है? ATP से ADP बनती है। सो फोटो सिस्टम 2 में अब देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, ऑक्सीजन निकला, H+ निकला, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले। फोटो सिस्टम 1 की बात करेंगे तो NADP+, यही H+ और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जो रिलीज किए 2 ने, रिएक्ट करेंगे और NADPH बनाएंगे। ये रिडक्शन एनर्जी है। ATP है ना, इसमें स्टोर्ड है। डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो नेट रिएक्शन क्या होगी? हमने यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि बैलेंस्ड रहे रिएक्शन। आप देखेंगे इसमें से बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी और जो आपका बचेगा, क्या बचेगा? वाटर बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और ऑक्सीजन यहाँ बचेगी और आपका ग्लूकोज बचेगा। सो मैग्नीशियम आयन ने क्या किया? मैग्नीशियम आयन ने दो पर्पस सर्व किए। फर्स्ट पर्पस की रिजिडिटी मेंटेन रहे, किसकी? मैक्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर की, जो आपकी पॉरफायरिन रिंग थी, जिससे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस कम हो और एनर्जी लॉस ना हो थर्मल वाइब्रेशंस में, क्योंकि हमें ग्लूकोज बनाना है। देन वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि कोऑर्डिनेटेड है किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में ये स्टैक में प्रेजेंट होते हैं। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इनिशिएट करता है। दिस इज व्हाई this is important question and can be asked again in this year also. Then the sixth question is, which heavy metal is responsible for Itai disease in Japan? And what was the source, and name two antidotes? Same, this question can come for any disease. For Minimata it can come, right? So Minimata mercury से होता है. So cadmium, you know that heavy metal है, very toxic. अगर 350 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाता है इसका डोज तो ये एक डिजीज कॉज करने लगता है, इटाई इटाई डिजीज। इसका जो सोर्स है आप देखेंगे इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, टोबैको, नियरली 1 माइक्रोग्राम्स। देन यू कैन सी कैडमियम, अगर इनहेल किया गया, सिगरेट के पैकेट्स में से भी कैडमियम रिलीज होता है। तो दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ कैडमियम। देन 25 से 50% इनहेल कैडमियम अगर हमारी बॉडी में चला जाता है तो फूड के थ्रू ही एब्जॉर्प्शन होता है एंड बहुत सारे रेस्पिरेटरी, किडनी डिजीजेस, लिवर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अदर सोर्सेज आप देखेंगे तो प्लेटिंग, पिगमेंट्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, inhaling cadmium, lead in dust leads to respiratory problems. Then liver और kidneys में ये accumulate हो जाता है। irreversible damage means what? Kidney livers damage हो जाती है, irreversible.
that cannot be reversed, cannot be treated easily. ये कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग। मेन डिजीज जो आपकी कैडमियम से एसोसिएटेड है, यू कैन सी, इज इटाई इटाई डिजीज, जो कि जिंजू रिवर जापान में सबसे पहले देखी गई। ये जो वाटर होता था रिवर का, इरिगेशन के लिए यूज होता था। एंड जैसे ही इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है, मीन्स प्लांट्स में एक्यूमुलेट हो गया, उन्हें फील्ड्स के प्लांट्स हैं ये सब जैसे ही कंज्यूम किए, तो पेशेंट्स डेवलप दिस डिजीज आफ्टर ईटिंग राइस ग्रोन ऑन द फील्ड इरिगेटेड विद दिस वाटर। तो इस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं? ब्रिटल एंड हॉलो बोन। ब्रिटल, जैसे हम ब्रिटल क्या कहते हैं, जो जल्दी टूट जाता है, सो ब्रिटल एंड हॉलो बोन्स, हाई रेट ऑफ फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस जो कि आजकल जनरल प्रॉब्लम होने लगी है, नॉट ओनली विद कैडमियम, विद अनदर ऑल्सो, इंटेंस बोन एसोसिएटेड पेन। देन you must know that the baby and the mother are connected by what? Placenta. तो बट एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बस ये है, इंटरेस्टिंग थिंग इज कि कैडमियम जो है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से बेबी तक पास नहीं होता है, राइट? सो दस इट कैन नॉट हार्म द न्यूबॉर्न बेबीज। बट अगर एक्सेस कैडमियम होता है तो ये जिंक को डिस्प्लेस कर देता है एंजाइम्स से, एंड एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, एंड ये उसको डीएक्टिवेट कर देता है, राइट? एंड डीएक्टिवेट करने से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। एंड रेगुलर इनटेक ऑफ जिंक प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैडमियम पॉइजनिंग। अगर आप ज्यादा इनटेक करते रहेंगे जिंक का, तो कैडमियम पॉइजनिंग ठीक हो सकती है। ओके, एंड जो भी आपका एवरेज अमाउंट कैडमियम का डिपॉजिट होता है बॉडी में, दैट इज 30 मिलीग्राम्स। Okay, so all this is about, now one more thing is here that enzymes में SH ग्रुप होता है ना, थायोल ग्रुप। तो होता क्या है यहाँ पर, जो कैडमियम है ये बाइंड कर लेता है एंजाइम के SH ग्रुप से, राइट? एंड द डिपॉजिटेड कैडमियम इज टेकन बाय MTS। MTS क्या होता है? मिथाइलोथायोनीन्स। ये लो मॉलिक्यूलर वेट कैडमियम बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो कि एनिमल और ह्यूमन टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी आपकी बॉडी में डिपॉजिटेड कैडमियम होगा ये एमटीएच के साथ बाइंड करेगा, है ना? और कैडमियम एसएच ग्रुप जो एंजाइम्स में होते हैं उनके साथ भी बाइंड कर लेता है। बट अगर आप एमटीएस को कंज्यूम करते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट कैडमियम बाइंडिंग, तो कैडमियम को ट्रैप करके टॉक्सिसिटी कम कर देगा, बॉडी के थ्रू रिलीज हो जाएगा। Okay, the protein bound cadmium gets accumulated in kidney and damages. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है, एंड लॉन्ग टर्म कैडमियम एक्सपोजर गिव राइज टू किडनी और बोन डिजीज। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी भी होती है, कैंसर भी होता है, एनिमल और ह्यूमंस, राइट? सो अब नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज और पूछी गई थी कि एंटीडोट्स, अगर इसको ठीक करना है तो आप कौन से एंटीडोट्स लेंगे? सो एंटीडोट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं BAL और कैल्शियम Na2EDTA ले सकते हैं, तो इससे कैडमियम बाइंड हो जाएगा और हम बॉडी से इसको एक्सक्रीट करवा सकते हैं, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट हियर that you have to remember। MTS मेटालोथायोनीन्स होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट कैडमियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। डिपॉजिटेड कैडमियम इनके साथ बाइंड कर लेता है और टॉक्सिसिटी थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। देन द सेवेंथ क्वेश्चन इज हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका जून 2025 में भी आया है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो हीमोग्लोबिन में आपको पता है 4 सब यूनिट्स होती हैं, मायोग्लोबिन में सिर्फ एक ही सब यूनिट होती है। दूसरा आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन में कंस्ट्रेंट है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड अदर इंटरैक्शंस। मायोग्लोबिन में ऐसा कुछ स्ट्रेन नहीं है क्योंकि एक ही सब यूनिट है। ये सिर्फ हायर प्रेशर पे ही ऑक्सीजन को टेक करता है, मायोग्लोबिन किसी भी प्रेशर पे ले लेता है। नेचर ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व यहाँ पर सिग्मोइडल है, यहाँ पर हाइपरबोलिक है। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर कोऑपरेटिव इफेक्ट दिखेगा, मतलब एक यूनिट जैसे ही ऑक्सीजन को टेक करती है और भी यूनिट्स इसको टेकअप करने के लिए रेडी रहती हैं, बट क्योंकि यहाँ एक ही यूनिट है तो यहाँ पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। देन मायोग्लोबिन आपका मसल्स में मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ट्रांसफर है ऑक्सीजन का मदर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू फीटल हीमोग्लोबिन हो जाता है। देन मायोग्लोबिन इज नॉट अफेक्टेड बाय पीएच, सो बोर इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता, बट यहाँ पर पीएच डिपेंडेंट है, सो यहाँ पर आपको बोर इफेक्ट दिखेगा। सो दिस इज अ सेवेंथ क्वेश्चन। देन
देयर इज पार्ट बी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।